नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की नजर हरियाणा पर है। अपने सबसे खास रणनीतिकार को, जिसने लगातार चुनाव जिता करके दिए हैं, उस रणनीतिकार को हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए उतार दिया गया है। बस राहुल गांधी दो सावधानी अगर रखते हैं तो हरियाणा में भाजपा के लिए 20 सीट जीतना यानी 20 पार भी मुश्किल हो जाएगा। 60 पार और 70 पार तो बड़े दूर की बात है। दरअसल हरियाणा की राजनीति में एक-एक सीट पर नजर रखते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और अक्सर न्यूज लॉन्चर पर वो अपना वक्त भी देते हैं, जगदीप सिंह सिंधु। उन्होंने पॉकेट वाइज उत्तरी हरियाणा, मेयो क्षेत्र, अहीरवाल, जाटलैंड जो मध्य हरियाणा का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों का अलग-अलग क्या इश्यूज हैं, कहां पर अपर हैंड पर कौन है, क्या सोशल इंजीनियरिंग है, ये सब आकलन करके उनके मुताबिक 20 पार मुश्किल है। बस केवल क्या है, जो चुनाव से पहले सावधानियां, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय जो सावधानियां हैं, वो सावधानियां राहुल गांधी को बरतनी हो। वो क्या क्या सावधानियां हैं, जो रणनीति ग्राउंड पर बन रही है, वो रणनीति क्या है, एग्जीक्यूशन कहां तक हुआ है, क्योंकि अब शुरू हो चुका है काम, चुनावी काम शुरू हो चुका है। एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, अब तक का एग्जीक्यूशन, भाजपा क्या दांव पेच कर रही है इस 20 पार से आगे 40 पार जाने के लिए, ये सारा कुछ जगदीप सिंह सिंधु साहब की ही जुबानी हम सुनते हैं। अलग अलग पॉकेट्स का हाल भी कि आखिर 20 पार क्यों नहीं हो रहा है, और 20 पार नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। कंट्रोल रूम, सिंधु साहब को जोड़िए। सिंधु साहब, स्वागत है आपका। हरियाणा के अलग अलग पॉकेट्स का पूरा जो रिसर्च करके आप आए हैं लेकर के, शुरुआत ही जी हम करते शुक्रिया। हैं पॉकेट वाइज करेंगे, फिर वो सावधानी की कहां पर पेंच फंस रहा है, जहां राहुल गांधी को पैनी नजर रखनी है और कड़क मिजाज रखना है, समझौता नहीं करना है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत ही करते हैं, हम ऊपर से करते हैं, उत्तरी हरियाणा से। उत्तरी हरियाणा में क्या समीकरण है, कितनी सीटें किस पक्ष में जा सकती हैं, बीजेपी आखिर इतना नीचे क्यों दिख रही है, कांग्रेस इतना ऊपर क्यों दिख रही है उत्तरी हरियाणा में? आशीष जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा और ये कहना भी चाहूंगा कि जो पॉकेट वाइज है उनको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस और तुलनात्मक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन की है, उसके क्या बड़े कारण हैं उनको पहले समझ लिया जाए, क्योंकि उनका हाँ। प्रभाव पूरे क्षेत्र में है। हम्म हम्म अब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि अब की बार फिर वो 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा चेहरा, जिस चकाचौंध का चेहरा, जिस बड़े आकार के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे थे, वो जिस तरह से 400 पार की बात कर रहे थे, तो वो सब चीजें इन चुनाव में पूरी तरह से विफल हो गई। और हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की, और अगर कुछ रणनीतिक तौर पे मजबूती कांग्रेस रखती तो शायद एक दो सीटें और भी हासिल कर सकती थी। हाँ। तो ये इन सारे परिणामों के पीछे के जो कारण हैं, जो कारक हैं, जो तत्व हैं, वो जिम्मेदार हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस प्रदेश में ऐसी क्यों है और कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास या रुझान क्यों बढ़ा। तो सबसे पहले तो अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में आने से पहले जोर शोर से एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, जो कृषक समाज का था, और जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके किसानों की आय को दुगनी करने का वायदा किया गया था, और ये कहा था कि कांग्रेस ने केवल बातें की हैं, हम करके दिखाएंगे। वो नहीं हुआ। उसके विपरीत 3 कानून आए। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का था। हरियाणा में बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ती जा रही थी, और रोजगार में जो सरकारी भर्तियां थी उन पे आक्षेप लगाया गया था
कि पैसे देके भर्तियां होती हैं, तो इन्होंने कहा था कि बिना खर्ची पर्ची की सरकार न देगी। वो भर्तियां तो दूर, बिना खर्ची पर्ची की बात तो दूर, भर्तियां ही नहीं हुई। आज प्रदेश में लगभग 2 लाख नियमित पद सरकारी खाली पड़े हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं है। उसके बाद इन्होंने तुरंत बाद कहा था कि हम विदेशी निवेश लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को हरियाणा में प्रगति में नंबर 1 करेंगे। और सरकार बनने के तुरंत बाद हैपनिंग हरियाणा के नाम से गुड़गांव में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। ये बताया गया था कि 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, बहुत सी विदेशी कंपनियां यहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाएंगी। उसका आज तक कोई पता पता नहीं है, उसमें कुछ हुआ नहीं। रोजगार महिला में, उसके बाद जो शिक्षक वर्ग है, उस शिक्षक वर्ग की जो भर्तियां रही, उनके जो बार बार उनके परिणाम परीक्षाएं हुई, उस शिक्षक वर्ग की भर्तियों में भी सरकार के हर जो भर्ती है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके अटक गई। बार बार उस पे कोई भी काम नहीं हुआ। उसके अलावा अब देखिए, आज ही जिस प्रकार से एक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स के द्वारा की गई है, और जब मेरी इनसे बात हुई, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनके जो राज्य के सचिव भी हैं, तो वो उन्होंने बताया कि 10 साल से ये मामला अटका हुआ है। अब आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को लेके, भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग हो, रोजगार हो, सम्मान हो, या जो आम मूलभूत सभी सुविधाएं आम नागरिकों के लिए हैं, उन सभी नीतियों पे, उन सभी नीतियों के जो परिणाम हैं, उनकी वजह से आज जो लोग त्रस्त हैं, जो उनकी वजह से जो नाराजगी है, वो एक ऐसा पूरा माहौल बन गया है इस सरकार के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी का विसर्जन करने के लिए पूरे प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। अब बात आती है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से जिस प्रकार से उनके परिणाम आ सकते हैं। आज स्थितियां हरियाणा के अंदर इस प्रकार की हैं कि जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार वर्सेस जनता लड़ेगी। कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा यहाँ एडवांटेज है, और कांग्रेस के प्रति जो विश्वास बना है वो राहुल गांधी की यात्राओं के बाद और राहुल गांधी की अपने नीतिगत जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं उसके बाद बना है। उसका लाभ निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस को मिलेगा। वो तब मिलेगा जब कांग्रेस अपनी गुटबाजियों से निजात पा सकेगी और उसमें जो भी अंतर विरोध हैं उनको खत्म किया जा सकेगा। अभी 2 दिन पहले एक हरियाणा में एक कार्यक्रम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल थे। वहां ये ऐलान किया गया कि एक यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, हरियाणा मांगे हिसाब। अब देखिए कि वो एक यात्रा नहीं, उसमें बार बार प्रश्न किया गया कि यात्रा है या अभियान है, तो उसको अभियान का अभिरूप दिया गया है। यात्रा की जहां तक बात आती है, हरियाणा की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा जो है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि एक यात्रा शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में निकाली जाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर बात करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से प्रदेश के साथ अन्याय या धोखा हुआ और लोगों के क्या ऐसी मांगे हैं जिनको कांग्रेस आने वाले समय में पूरा करेगी। तो रणनीतिक तौर पे कांग्रेस अपने प्रयोजन में लगी है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोजन में लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के प्रयोजन किए हैं, चुनाव के ऐन वक्त आते आते आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर जब लोकसभा चुनाव थे उससे ऐन पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना हो। अब वो जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में ये अभी भी कहा जा रहा है कि डोर अभी भी उन्हीं हाथों में जहां पहले थी। और ये प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री हैं, है ना। और उसके बाद फिर ये हुआ कि प्रदेश के अंदर जो अभी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना था, उसमें मोहनलाल बाडोली को बना दिया गया, जो स्वयं अपना लोकसभा चुनाव सोनीपत से हार गए हैं, है ना।
उसके बाद ये है कि प्रदेश प्रभारी के तौर पे अगर सतीश पूनिया को राजस्थान से लाया गया है तो वो अपना चुनाव लोकसभा का हार चुके हैं। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में जो अहम भूमिका थी वो हरियाणा के सबसे बड़े वर्ग, जिसमें जाट वर्ग, जिसमें हीर वर्ग, जिसमें गुर्जर, ये सभी वर्ग थे जिन्होंने इनको जगह दी। जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी आज साधने की कोशिश कर रही है, इन समीकरणों में तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बनने के बाद से ही अपने जनसंघ के दौर से और भारतीय जनता पार्टी के दौर से पिछले 40 सालों से प्रयास करती रही। कभी एक या कभी 2 सीट उनको मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज उनका कभी कोई आधार हरियाणा में रहा नहीं। तो आज जिस प्रकार से उस बड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है और जो दलित वर्ग है उसकी किस तरह से अनदेखी की गई है उनकी रणनीति में, उसका सीधा सीधा प्रभाव होने जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। दलित भी भाजपा के इस बार भाजपा से नाराज हैं। जी, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से जितना अब की बार लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से दलित वर्ग ने खुल के कांग्रेस के प्रति वोट किया, और बड़े अचरज की बात ये भी है, हरियाणा के कई गांव से ऐसी मुझे रिपोर्ट्स भी मिली कि जहां ये जो दलित वर्ग है ये जाटों की गलियों में नहीं जाते थे, जाट इनकी गलियों में गांव में नहीं जाते थे, लेकिन अब वो जो एक विभाजन या एक दूरी थी वो भी अब की बार टूटी। बल्कि कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि दलित भाईचारे के लोगों ने जाटों से कहा कि आओ चलो अपन वोट देते हैं, और वो इनको लेके, तो वो सामाजिक सामंजस्य जो भाईचारे की बात थी हरियाणा की, जो एक रीढ़ है, अब वो जो विभाजन जाट वर्सेस 35 जो पहले भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ, वो बिल्कुल टूट गया सामाजिक समीकरण। और अब जो नए समीकरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है वो फिर वही उनकी अपने परंपरागत ब्राह्मण, बनिया, विस्थापित पंजाबी और वो दूसरी अन्य जातियां जो पिछड़ा वर्ग है। अब कल पिछड़ा वर्ग के लिए एक बड़ा सम्मेलन शायद महेंद्रगढ़ में होने जा रहा है जिसमें अमित शाह आएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग रणनीतियों पे वो काम कर रहे हैं और इधर कांग्रेस अपनी रणनीति पे काम कर रही है। आज स्थिति ये है कि हरियाणा प्रदेश में जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पे जो उनकी चकाचौंध थी, जो उनका तिलिस्म था, वो उनके दिमाग, उनके मन से टूट चुका है और उनके प्रति विश्वास बहुत कम हो गया है। अब वो जो अपना विकल्प है वो विपक्ष में देख रहे हैं, कांग्रेस में देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को वो मजबूती मिली। और जहां तक आपने सवाल किया कि कांग्रेस अगर अपनी रणनीतियों को मजबूती से बनाए और आगे प्रदेश में चलाए जब तक चुनाव होते हैं और गलतियां ना करे, तो स्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं, अचंभित करने वाली हो सकती हैं, जैसा कि 2005 में हुआ था। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस को लगभग 67 सीटें मिली थी, 67 सीटें मिल गई थी। एक तरफा चुनाव हो रहा था उस वक्त, और उससे पहले इनेलो की सरकार रही थी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। तो जब भी ऐसा आक्रोश धरातल में देखने को मिलता है तब ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश में होना तय हो जाता है। और आज परिस्थितियां लगभग वैसी ही बनी हुई हैं, और कांग्रेस अगर अपनी सारी मजबूतियों को ठीक से अगर लागू कर पाई, और इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की है, राहुल गांधी के नेतृत्व की है, और जो केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठा है उनकी है। अभी जो इस कांग्रेस के आपसी जो गठबंधन में जो गुटबाजी रस्साकशी थी, उसपे लगता है कि कुछ विराम लगा है। परसों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। तो उसमें जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक संदेश दिया जो अप्रत्याशित रूप से बड़ा सामाजिक सामंजस्य बनाने वाला और आपस में गुटबाजी को खत्म करने वाला एक संदेश सामने आया, वो बड़ा अचंभित कर गया। और उससे संकेत मिले कि कांग्रेस में शायद राहुल गांधी के इशारे पे चौधरी वीरेंद्र सिंह को जिनको बुलाया गया था एक बड़ी मीटिंग में, वो मैसेज इस तरह से पूरे प्रदेश में दिया गया है कि गुटबाजी नहीं रहेगी, और जो टिकटों का वितरण है
सबसे बड़ी बात है कांग्रेस में टिकटों के वितरण को लेके कि कांग्रेस अपनी टिकटें किस प्रकार से वितरित करती, और जब उन वितरण के ऊपर जो बात आएगी और वो वितरण अगर सही हो गया तो ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी संख्या में सीटें यहाँ हरियाणा से मिलने की उम्मीद है। चौधरी अब बात वीरेंद्र सिंह ने आती है, बोला क्या था वीरेंद्र सिंह ने? जी उन्होंने यही कहा था कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है और पार्टी में कई सीनियर लोग हैं, सभी एक दूसरे को समझते हैं, मानते हैं, और ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है गुटबाजी, ऐसी कोई हमारे अंदर मतभेद नहीं है, और कांग्रेस सबके प्रदेश में सभी को मान सम्मान देके और सभी के वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए ही अपने संगठन के रूप में राहुल गांधी जी के संदेश के रूप ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा कुछ उनका कहने का तात्पर्य रहा। तो वो एक ऐसा मैसेज था जो प्रदेश को एक अच्छा मैसेज दिया उन्होंने गुटबाजी को खत्म करने का, और ये एक संदेश दिया कि शैलजा वंशिज हुड्डा का क्या कंडीशन है? वहां पर भी मामला अभी सीज फायर है या कुछ गड़बड़ है? नहीं, वो ऐसा है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों में सर्वमान्य स्वीकार्य लीडर हैं, और उनका एक सम्मान है प्रदेश में, बड़े लीडर हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितना हो सका वो एक दृष्टिकोण से लोगों के जो प्रो पीपल दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही उन्होंने काम किया, और वो विनम्रता के साथ उन्होंने अपने राज्य का कार्य संचालन किया। उनके रहते हुए कोई दमनकारी ऐसी नीतियां लागू नहीं की गई। तो इस वजह से, और उन्होंने जब भी उनसे लोगों ने गुहार लगाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस चीज को कंसीडर भी किया है अपने कार्यकाल में। तो उनके प्रति लोगों में एक वरिष्ठता का भाव है, एक सम्मान का भी भाव है, और दमनकारी नहीं होने का, तानाशाह नहीं होने का, या अपने अहम में नहीं रहने का, ऐसा उनकी एक छवि है कि वो लोगों के एक नेता है। और जहां तक कुमारी शैलजा की बात आती है तो शैलजा दिग्गज नेता है, दलित समुदाय से आती है, इनके पिता भी बड़े नेता रहे हैं, इनकी भी छवि उतनी ही विनम्र है। और पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक ही बस में सवार होके, गुड़गांव की बात है, वो एक बस में सवार होके उन्होंने शुरू किया था जब अभियान। तो कांग्रेस को पिछले भी चुनाव में ऐसा उम्मीद नहीं थी कि वो 31 सीटों तक आ जाएगी, और वो भी एक फिनोमिना रहा हरियाणा के चुनाव में। अब की बार तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व ने सभी को अभी मीटिंग में बुला के एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की और सीधा संदेश दिया कि ये गुटबाजी बहुत खत्म करके जो अवसर है उस अवसर से अपने लक्ष्य को हासिल करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कांग्रेस पार्टी का। और उसको लेकर सभी नेताओं के जो अभी बयान हैं, जो उनकी कार्यशैली है, वो स्पष्ट भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर यही उनका व्यवहार रहा तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा एज मिलने की पूरी संभावना है। और ये जो चीजें हैं गुटबाजी की, अब उसको खत्म करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये कह दिया है कि जो टिकट है, टिकटों का जो वितरण है, वो टिकटों का वितरण वो एक पैमाने से किया जाएगा जिसमें जो सर्वे केंद्रीय स्तर पे करवाए जाएंगे उसमें जो मेरिट दिखाई देगी, जिस भी उम्मीदवार की विनेबिलिटी दिखाई देगी, उसको टिकट दी जाएगी। दूसरा उसमें ये भी रखा गया है कि अधिकतर टिकटें 50 वर्ष के युवा जो हैं उनको ज्यादातर दी जाएंगी, और महिलाओं को भी उसमें काफी कैंडिडेट को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो टिकटों का वितरण जो होगा उसके बाद से चुनाव में स्पष्टता बिल्कुल हो जाएगी कि किस पक्ष में जा रहा है। और कांग्रेस का अपनी तरह से जो ये सारा प्रयोजन है या जो अभियान है वो एक तरह से फोकस्ड है अभी तक। और जो ये कारक हैं, जो ये कारण है अभी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफेंड करने में लगी हुई है।
उन चीजों के जवाब उस प्रकार से उतने सशक्त नहीं भारतीय जनता पार्टी दे पा रही। और ये जो एक विरोधाभास की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, ये डेफिनेटली उनके प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। आप देख लीजिए कि हरियाणा में, अब आते हैं जैसे क्षेत्र की बात, अब हरियाणा में जैसे उत्तरी क्षेत्र है, अब उत्तरी क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, जिसमें पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है। और वहां जो अब समीकरण बने हैं, जो अंबाला की सीट है, वो अंबाला की सीट में 9 लोकसभा सीट आती हैं और उनमें कांग्रेस जीत गई है। वो लोकसभा सीट जो आरक्षित सीट थी वो कांग्रेस ने जीती है। और नायब सिंह सैनी भी उसी कुरुक्षेत्र अंबाला के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो समीकरण है, अब जो सामाजिक समीकरण है वो काफी हद तक बदल गए हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी संख्या कृषक वर्ग की थी, श्रमिक वर्ग की है, आशा वर्कर हैं और अन्य तरह के वर्कर हैं, उनका वो जो जितने त्रस्त हैं इनकी नीतियों से, अब उनका शिफ्ट अपने विकल्प को ढूंढने का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी समस्याओं के पूर्ण निदान हुए नहीं। और वो 10 साल का पूरा वक्फा है जिसको वो झेलते झेलते, और देखिए महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा, तो ये आम जनजीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। अब अगर मान लीजिए कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो वही एक इलाका है कुरुक्षेत्र, और करनाल और ये अपना कैथल, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसान आंदोलन प्रभावित क्षेत्र है। अब आप देख लीजिए कि किसान आंदोलन की जितनी बड़ी घटनाएं हुई, ये सभी इसी क्षेत्र में हुई। और अभी आने वाले 2 दिन के बाद भी, और जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, अभी भी किसान बॉर्डर पे बैठे, पंजाब वाले, हरियाणा वाले भी शामिल होके बैठे हैं, तो वो एक बड़ा फिनोमिना इस पूरे क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित करने वाला है। और उसी एक प्रभाव की वजह से, क्योंकि उस इलाके में किसानी बहुत ज्यादा है, और उसी एक इलाके से जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। और वो किसान आंदोलन का प्रभाव उस क्षेत्र में बहुत गहरा होने वाला है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सवालों के जवाब देने मुश्किल हो गए थे लोकसभा चुनाव के तहत। अब आ जाते हैं बीच का इलाका। हरियाणा में जो बीच का इलाका है, जिसमें आप कह लीजिए कि जींद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, ये जो इलाका है, ये पूरी तरह जाटगढ़ है। अब जाटगढ़ की तीनों लोकसभा सीटें ये कांग्रेस के हाथ आई हैं अब के लोकसभा में। यहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई है। अब इसका सीधा संकेत है कि ये सीटें हारने के बावजूद भी हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का जो एक स्थान भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण को दे दिया, और जाटों को पूरी तरह से नकार दिया। उन जाटों को, जिन जाटों ने इनको हरियाणा में पूरी जगह दी थी। तो इसका एक बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर काम करने वाला है। अब हरियाणा में जाटों के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसमें से कैप्टन, पूर्व वित्त मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश धनखड़, ये ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको सारे हाशिए पे भी, सब हाशिए पे हैं इस वक्त, हाशिए पे हैं। और जो कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह जाट नेता गए थे, वो वापस कांग्रेस में आ गए, उनके सांसद बेटे वापस कांग्रेस में आ गए। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक तरह से पूरे प्रदेश की वो तस्वीर साफ करते हैं। अच्छा, जाटलैंड में अगर ये किसी तरह से जाटों को जिस तरह से नकार दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका बड़ा प्रभाव होने वाला है। अब आओ कि अगर इसी से लगता हुआ अहीरवाल क्षेत्र है, अहीरवाल क्षेत्र में अगर हम ध्यान करें तो राव इंद्रजीत जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उससे पहले वो कांग्रेस में थे। अहीरवाल में एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा बड़ा नेतृत्व है उनका, और पूरा प्रदेश में उनका प्रभाव, उस अहीरवाल के क्षेत्र में उनका पूरा प्रभाव है। अब लोकसभा चुनाव के बाद एक सार्वजनिक सभा में उनके बयान आए, उसके बाद वो एक दौरे पे हिसार, वो और धर्मवीर जो अभी सांसद बने भिवानी के, वो हिसार के एक दौरे पे रहे 2 दिन के, वहां भी उन्होंने बयान दिए।
और उनका सीधा सीधा कहना है राव इंद्रजीत का कि हरियाणा के प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का रास्ता है वो अहीरवाल से निकलता है और अहीरवाल का लिए ये मौका है इस बार मुख्यमंत्री होने का। लेकिन साथ में उसी सभा में और किसी अन्य सभा में उन्होंने ये भी कहा कि जो निर्णय अमित शाह कर गए हैं कि अब की चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, इससे हमारी अब उपेक्षा हुई है और ये हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐसा निर्णय किया है ये बड़ी एक जो वर्ग है उसकी उपेक्षा का सीधा सीधा उदाहरण है। तो इस प्रकार के बयान और उनकी गतिविधियां अपने आप में चलने लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के उस तरह से देखा जाए तो बहुत सी जगह पे चीजें और समीकरण उलझते जा रहे हैं। अब जैसे हरियाणा में हिसार की बात कर लें, हिसार और सिरसा में, यहाँ रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। रणजीत सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन इस क्षेत्र में काफी हद तक भजन लाल का प्रभाव रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो भजन लाल के कार्यकाल में उनके साथ रहे और उनकी राजनीति की वजह से आज बड़े चेहरे बने हैं। उनके खिलाफ ये रणजीत चौटाला ने चुनाव में एक सभा में बोल दिया था। आज वो जो एक कुलदीप बिश्नोई हैं जिनकी अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं काफी थी, उनका और इनका इनके बारे में बोला गया कि जो भीतरघात करने वाले हैं उस पर पार्टी एक्शन लेगी। तो ये टस्सल जो है किसी ना किसी तरह से चल रही है और ये जो अलग अलग क्षेत्रों की टसल्स हैं, अलग अलग पॉकेट्स में जो टसल्स हैं नेताओं की और जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से ही कहीं पीछे खींचने में काफी है। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगला क्षेत्र आता है मेव, जो नूह, पलवल और वो एरिया है। हाँ, मेवात का एरिया है। अब मेवात के एरिया में जो नूह के अंदर जिस प्रकार के पहले वो सामाजिक तौर पे जिस तरह से दंगा हुआ और जो वहां के परिणाम है, अब लगता नहीं कि वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई स्थान मिल सकता है। और ये ऐसे फैक्टर हैं आशीष जी, जो अलग अलग फैक्टर्स भारतीय जनता पार्टी को कहीं एक तरह से बांध रहे हैं और उनकी संभावनाओं पे पूर्ण विराम लगा रहे हैं, भले ही वो कितने भी कोशिश कर लें। एक दो सवाल छोटे छोटे हैं। एक तो दलित, जाट, मुस्लिम, ये तीनों लामबंद दिख रहे हैं कांग्रेस के साथ। दलित, जाट, मुस्लिम, ये तीनों लामबंद हैं। क्या ये चौटाला और मायावती का गठबंधन करके आना, चौटाला परिवार जाटों की राजनीति, जाटों के बीच रहा, मायावती दलित पॉलिटिक्स, क्या ये बीजेपी बी टीम इसीलिए उतारी है? ये बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा एक गठबंधन भी शायद मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी वक्त ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं एक घटना बताता कि छत्तीसगढ़ के एक नेता, एक छत्तीसगढ़ की रीजनल पार्टी है और महत्वपूर्ण पार्टी है, उसके नेता दिल्ली आए, अमित शाह के घर बातचीत हुई, नड्डा जी से बातचीत हुई गठबंधन के लिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए। उन्हें भूपेंद्र यादव के साथ भेज दिया गया, कहा कि आप जाइए भूपेंद्र जी के साथ जाइए और सारा कुछ हो जाएगा। भूपेंद्र यादव की गाड़ी में बैठ के वो पहुंचे तो भूपेंद्र यादव की गाड़ी मायावती के घर के बाहर रुकी और वो उस क्षेत्रीय पार्टी के नेता को, अध्यक्ष को मायावती के घर लेके गए भूपेंद्र यादव और कहा कि बहन जी ऐसा ऐसा है, बोला है अध्यक्ष जी ने, और इनके साथ गठबंधन कर दीजिए। जिस छत्तीसगढ़ के नेता को लेकर के गए थे भूपेंद्र यादव, उन्होंने प्रणाम किया, नमस्ते किया और कहा, वहां से निकलने के बाद कहा कि हम आपके साथ गठबंधन के लिए आए थे, इनके साथ नहीं, इनके साथ हम गठबंधन में 2 चुनाव लड़ चुके हैं और झेल चुके हैं। तो क्या वैसे ही ये इनेलो की और बहन जी के गठबंधन की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई, इनको वैसे ही किसी ने गाड़ी में बैठा करके एक दूसरे के घर पहुंचाया, मिलवाया और कहा गठबंधन कर लो, क्योंकि गठबंधन के साथ आओगे तो हरियाणा में कुछ हमें फायदा पहुंचाओगे। क्या वही जाट दलित, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, जाट दलित मुस्लिम, अगर ये एक हो गए तो वाकई जो आप कह रहे हैं कि 20 पार करना, 20 पार फिर नहीं होता। क्या ये नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे? आशीष जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नुकसान इन परिस्थितियों में पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में
ये स्पष्ट हो गया है कि जो इनेलो है उनका जो वोट प्रतिशत है वो 1.87 के करीब है, और जो बसपा है उसको भी जो वोट मिला है 1.24% या 27% के आसपास मिला। तो अभी की स्थितियों में ये दो गठबंधन किसी भी तरह से महत्वपूर्ण इनसिग्निफिकेंट है। आप ये मान लीजिए कि इसका कोई ज्यादा महत्व रहेगा नहीं, और ये किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव हरियाणा की राजनीति में ये गठबंधन पैदा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जो जाट कम्युनिटी जिन्होंने एक 80 के दशक में इनेलो की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के नीतियों के विरोध में और किसान कमेरा वर्ग की राजनीति पे वो जाट लामबंद हुए थे। और ये समय आते आते जैसी सत्ता उनके पास आई और जैसे समय बदला, तो वो जो उनकी सैद्धांतिक एक स्टैंड था इनेलो का, वो कब ये जो पूंजीपति ताकतों के आगोश में चला गया उनको खुद ही नहीं पता। और उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार गठबंधन हुआ, उसके बाद वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी को गाहे बगाहे समर्थन करते रहे। तो ये जो विरोधाभास है कि किसान कमेरे वर्ग के लिए आपकी नीतियां या आपका प्रयोजन और आपका समर्थन पूंजीपति सरकारों के लिए, तो ये बड़ा विरोधाभास अब वो जनता समझ चुकी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब इनको सत्ता मिली, उस सत्ता में जिस प्रकार से पहले चरण में और दूसरे चरण में जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, तो इनेलो पे जिस प्रकार का इनेलो के वर्कर्स का या समर्थकों का व्यवहार रहा और जो सरकार की कार्यशैली रही, उसमें जो दहशत का एक बार ग्रहण लगा था, उसका खामियाजा उनको 2005 में भुगतना पड़ा था। और अब दोबारा जो जाट वर्ग है उन्होंने दुष्यंत चौटाला पे विश्वास किया था, ये मानते हुए कि ये देवीलाल की विरासत के नए प्रहरी हैं। लेकिन नए प्रहरी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीतिक सौदा किया, उससे पूरा प्रदेश स्तब्ध था, उसको बहुत बड़ा धोखा मानते हैं। अब वो तो अपने आप में डेसिमेट हुए ही हुए, साथ में ये जो इनेलो की अपनी जो एक राजनीति थी, और इनेलो की राजनीति में देखिए कि अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य के लिए वोटिंग कर दी। तो ये जो विरोधाभास है हरियाणा की राजनीति में, ये लोग समझ चुके हैं। रही बात बसपा की, तो बसपा ने हरियाणा में काफी समय से चुनाव लड़े, 5-6 चुनाव तो उन्होंने 80-84 सीटों पर लड़े। कभी एक सीट उनको मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज उनको कभी कोई आधार मिला नहीं। तो हरियाणा में जो दलित वर्ग है वो मायावती की उस नीतियों को अभी स्वीकार नहीं करता, और हरियाणा में उस प्रकार का कोई आधार बसपा का कभी बन नहीं पाया पिछले 4 दशकों से। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ दे सकता है। चलिए, अब तो बहन जी को उत्तर प्रदेश ने भी खारिज कर दिया है। जी जी जी। तो कुल मिला जुला करके इस चर्चा में एक बात और साफ हो गई कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग वही है, उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया लोग बोलते हैं। वहां पर आपको हरियाणा में दिखाया जाएगा कि शैलजा में और हुड्डा में कुछ मतभेद है, लेकिन भाजपा में कितने गुट हैं, जिले जिले में भाजपा बटी हुई है और जिले जिले में गृह युद्ध जैसी स्थिति है भाजपा में। ये बात आज सिंधु साहब ने साफ कर दी। राव इंद्रजीत क्या बोल रहे हैं, धर्मवीर क्या बोल रहे हैं, अनिल विज कहाँ पे हैं, कैप्टन अभिमन्यु कहाँ गायब हैं। बहुत सारे सवालों के बीच घिरी है और अंतर्द्वंद में फंसी हुई भाजपा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस चुनाव से पहले उसको बड़ी मुश्किल है, चाहे उत्तरी हरियाणा हो, चाहे मध्य हरियाणा का जाटलैंड हो, चाहे अहिरवाल हो, चाहे मेव हो, नूह मेवात का क्षेत्र हो। और बस आखिरी बात वही जो कहा सिंधु साहब ने कि अगर राहुल गांधी ने मजबूत पकड़ रखी पार्टी पर, संगठन पर,
बहकने नहीं दिया, भटकने नहीं दिया। और सुनील कोनुगोलू जैसे रणनीतिकार जो ग्राउंड से रिपोर्ट निकाल कर लाते हैं, विनिबिलिटी तलाशते हैं, हरियाणा ओ तेलंगाना और कर्नाटका में उन्होंने दिखाया सफलतापूर्वक। अगर वो चीज प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसका भी धरातल पर हुआ, ग्राउंड पर हुआ, हरियाणा में टिकट वितरण उसी हिसाब से हुआ, तो हरियाणा की राह बहुत मुश्किल है। 20 पार ही चुनौती होगी भाजपा के लिए। फाइनल कमेंट कुछ बोलना चाहते हैं सिंधु साहब? मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने टिकट वितरण की बात कही, मैंने कई क्षेत्रों में, कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मैंने स्वयं जाके ये देखा है, और मैं निरंतर दौरे मेरे हर जगह हर जिले में होते रहते हैं। बड़ा अचंभित करने वाला है कि ऐसे बहुत से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो युवा हैं, और जिनके बारे में मतलब जो कार्यकर्ता जरूर रहे होंगे, लेकिन जिनके बारे में कभी ये सोचा नहीं गया था कि ये भी एक तरह से उम्मीदवार हो सकते हैं। और उनके लिए जिस तरह से लोगों के समर्थन उभरने लगे, उनके बारे में जो चीजें लोग वहां स्थानीय क्षेत्र में बोलने लगे हैं, वो भी बड़ा अचरज करने वाला है कांग्रेस के लिए। ये मैं कहना ये चाहता हूं। बूस्टर है, ये बूस्टर है, लेकिन बहकना नहीं है। अक्सर कांग्रेस को भाजपा नहीं हराती है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही हुआ था, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हुआ था। तो ये बस यही सावधानी रखनी है कांग्रेस को कि वो खुद को ना हराए। भाजपा इस वक्त हरियाणा में हराने की स्थिति में नहीं है, ये बात तो सिंधु साहब ने साफ कर दी। बस खुद को ना हराएं, सेल्फ गोल न करें, बहक न जाएं। बिल्कुल युद्ध के मैदान में जब शंखनाद हो जाए उसके बाद आराम की मुद्रा में ना आ जाएं। फिर युद्ध के शंखनाद के बाद घनघोर युद्ध हो, चुनावी राजनैतिक युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, वो हो, फिर नतीजे सुखद ही होते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए। हरियाणा बीजेपी के लिए चिंता का विषय है इस वक्त। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। और हाँ, चुनाव अगर चेहरे के बजाय पंजे पर लड़ा गया तो कांग्रेस के लिए और भी मुफीद होगा। किसी चेहरे के बजाय पंजे पर, हाथ के पंजे पर हुआ तो और भी मुफीद होगा। इजाजत दीजिए हमें। हरियाणा की फिर अब चुनाव करीब आ रहे हैं, जल्दी ही हम लोग शेड्यूल करेंगे। हरियाणा की बाकी सियासी खबरों के लिए फिर सिंधु साहब के साथ हम आपके पास आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।